क्षितिज के पाठ एक, दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद द्वारा लिखित है उसको पढ़ेंगे। तो आप अपनी किताबें खोल लीजिए और इसको सुनिए। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे किताब में दिया हुआ है। लेखक हैं प्रेमचंद। देखिए इनका चित्र भी यहाँ पर है, इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप परिचित रहे प्रेमचंद से। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो 1880 में जन्म हुआ, 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर के जो 8 भाग हैं वो संकलित है। आपको पुस्तकालयों में, स्कूल के पुस्तकालयों में भी ये आपको मिल सकता है, आप इसको पढ़ें। और अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों में भी ये किताबें अवश्य संग्रहित रहती हैं, तो आप इसको पढ़ें। इसके अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, दबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। विशेषकर गोदान की बड़ी चर्चा होती है, आपने सुना होगा। उनका विशेष उपन्यास है गोदान, और इस उपन्यास ने प्रेमचंद को बहुत ख्याति दिलाई थी। अन्य उपन्यास तो विशेष हैं ही, उससे भी अधिक विशेष गोदान है, जो जमीन से जुड़े लेखक, जो कथाकार या उपन्यासकार हैं, वो साबित या करता है कि प्रेमचंद ज़मीन से जुड़े उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, कहानीकार हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। यानी कि आप देखिए, किसानों, मजदूरों, उनकी दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन, यानी ऐसे हर मुद्दे को उन्होंने उठाया है जो जन सामान्य से संबंधित है। यही प्रेमचंद की खासियत है, विशेषता है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अब ये पाठ का सार बता रहे हैं कि दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया। यानी कहानी को किस तरह से आगे बढ़ाना है और रुचिकर बनाना है। जैसे पंचतंत्र और हितोपदेश में कहानियाँ जो संग्रहित है, उसमें कुछ उसको सबक भी मिलता है, सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। इसके अलावा अन्य जो भावनाएं उनसे किस तरह से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति या मनुष्य, पशु पक्षी, मनुष्य, वो जैसे वहाँ संग्रहित है वैसे ही इसमें करने का प्रयास उन्होंने किया है। आइए देखते हैं अब इस पाठ में किस तरह से कथा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। दो बैलों की कथा। देखिए, दो बैलों की कथा, इसको देखें। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, तो इससे आपको आसानी होगी प्रश्नों को समझने और उसके उत्तर को बनाने में। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं।
परले दर्जे का यानी कि हम कहते हैं कि मैंने बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है, तो हम सीधा उसको क्या कह देते हैं, वो गधा है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। माने लेखक ये कह रहे हैं कि वास्तव में वो बेवकूफ़ है या नहीं ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो सीधा है, बहुत सीधा जानवर है, और वो किसी के लिए निरापद है। सहिष्णुता यानी वो हर किसी के लिए सहिष्णु है, किसी से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करता है वो, और इस वजह से उसको यहाँ शायद ये पदवी दी है। इसका यानी इसका सही पता नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। यानी यहाँ लेखक उस बात को समझाते हुए उसको और अधिक सही साबित करने के लिए वो बताते हैं, उदाहरण देते हैं कि जो गाय होती है जिसको हम हमेशा सीधी मानते हैं, वो भी सींग मारती है। ब्याई हुई गाय यानी जिसके बछड़े साथ में रहते हैं, वो तो सीनी जैसी होती है, यानी वो बिल्कुल आक्रामक रहती है कि उसके बच्चे को कोई कुछ ना कर ले। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी वो भी, कुत्ते को भी बार बार उंगली करेंगे तो पक्का काटता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। वो कह रहे हैं कि गधे को क्रोध करते नहीं सुना इसलिए कि जो धोबी होता है वो गधे पे इतने भार डाल देता है, लेकिन वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और उसके बाद वो उसकी गति जब धीमी पड़ जाती है तब उसका मालिक उसको मारता है, छड़ी से मारता है, लठ से मारता है, फिर भी वो धीरे धीरे आगे सरकता है, फिर उसे जब मारता है तब भी थोड़ा सरकने का प्रयास करता है, अंत में वो बैठ जाता है, प्राण प्राण त्याग देता है। कहने का ये तात्पर्य है कि उसकी क्षमता से भी बाहर तक वो अपना काम करता है, लेकिन कभी भी मारपीट में वो क्रोध नहीं करता, चलता जाता है, और जब उससे नहीं हो पाता तो अंत में वो बैठ जाता है, तो उसके प्राण निकल जाते हैं। तो उसके बाद मैंने कहने का ये तात्पर्य है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो कभी क्रोध नहीं करता। तो इसलिए लेखक ने यहाँ ऐसा कहा है कि जितना चाहे गरीब को मारो, जैसा चाहे खराब सड़ी हुई किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में नहीं, ना सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। देखिए, फिर से पढ़ रही हूँ, कौन सी लाइन में है आप देख लें। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। वैशाख में कुलेल कर लेने का मतलब कभी कभी उचक जाता है, कभी कभी वो कूदने लगता है, कभी कभी उछलने लगता है, पर उसे खुश होते किसी ने कभी नहीं देखा। उसके चेहरे, देखिए यहाँ है ये, उसके चेहरे ये देखिए यहाँ है, उसके चेहरे, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ है, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद से क्या तात्पर्य? हमेशा ही दुखी सा रहता है, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। यानी ऋषि मुनि किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वो शांत हैं, सरल हैं, उन्हें क्रोध नहीं आता है। उसी उनकी कैटेगरी में, उनकी उस पंक्ति में वो पहुंच गया है। और पराकाष्ठा यानी जिसका अंत, यानी कि लास्ट, अंत तक सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। लेकिन उसके ये गुणों को देखने के बजाय व्यक्ति उसे बेवकूफ़ कहता है, क्योंकि वो सब कुछ सह लेता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। यानी ये अच्छे गुण हैं, लेकिन उसका अनादर मनुष्य करता है, ऐसा कहीं नहीं होता। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या कह रहे हैं लेखक? देखिए यहाँ पर ये है, ये देखिए, कदाचित आप
आप भटके ना, इसलिए मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ, देखते जाइए। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते, तो शायद सभ्य कहलाते। ये देखिए यहाँ पर है, तो शायद सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य यानी गिनने लायक, गिनती हो जिसमें, है ना, तो सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। एक ही विजय क्या था? जापान पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था जापान को अमेरिका ने। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि उसके 2 प्रमुख व्यापारिक यानी प्रमुख बड़े शहरों में, नागासाकी और हिरोशिमा में, अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया था और उससे वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सब बर्बाद, बैठ गया था, उसकी इकोनॉमी बैठ गई थी, उनकी उसको लोगों में त्राही त्राही मचा हुआ था। लेकिन उसने उस चीज़ को संघर्ष किया और अपने आप को उसने उठाया, स्वयं अपने आप को ऊपर उठाया और आज वह एक सफल देशों के पंक्ति में खड़ा है। तो यही इस यहाँ पर लेखक ने कहा है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। इतना डिसिप्लिन, इतना अनुशासन वहाँ पर है कि वो सभ्य जातियों में पूरे दुनिया में, पूरे संसार में विख्यात है। एक समय जो अमेरिका उसके ऊपर बमबारी किया था, आज वो अमेरिका भी उसका लोहा मानता है। तो ये इसलिए जापान को मिसाल बनाकर सामने खड़ा कर दिया, लेकिन अफ्रीकी जो थे ऐसा नहीं कर सके, तो इसलिए उनका वहाँ पर घुसना भी मना है। तो ये लेखक समझाते हुए कह रहे हैं कि सिधाई जो है सही नहीं है, सीधा होना सही नहीं है, अपने आप को साबित करना होता है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब वो बैल को उसका छोटा भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से गधा होता है वही भी स्वभाव थोड़ा बहुत बैल में भी दिखता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिए के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी कांची। अब देखिए कहानी शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब असली कहानी हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काची एक व्यक्ति का नाम है और उसके जो 2 बैल थे, हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर। बैलों की जाति है चछाई और वो देखने में काफ़ी सुंदर थे, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि डील डॉल काफ़ी बड़ा था दोनों का। दोनों आमने सामने बैठते थे, एक दूसरे के सामने बैठते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वो आवाज़ नहीं होती थी, लेकिन वो अपने विचारों का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते थे, है ना। जैसे हम भाषा का, विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम हमारे लिए भाषा है। हम भाषा के माध्यम से, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ हिंदी में, अपने विचारों का आदान कर रही हूँ, आप अपने विचारों का आदान प्रदान, हम इस तरह एक दूसरे की भाषा समझते हैं। लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, तो वो मूक थे, यानी कि चुप थे, बिल्कुल आवाज़ नहीं थी उनमें, लेकिन अपने विचारों का आदान प्रदान पता नहीं वो किस तरह करते थे, ऐसा लेखक बता रहे। एक दूसरे के मन की बात वो कैसे समझ जाते थे पता नहीं, हमने आज तक ये डिस्कवर नहीं किया, खोज नहीं सके। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य, यानी उनमें कुछ ऐसी शक्ति थी कि वो अपने मन की बात एक दूसरे को बता सकते थे, जो कि हम में वो शक्ति आज भी नहीं है। हम वंचित हैं उस शक्ति से, हम में वो चीज़ नहीं है।
अब ये देखिए यहाँ ये दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह से मतलब लड़ने के लिए नहीं सींग मिलाते थे, वो सिर्फ प्रेम से एक दूसरे को सींग मिलाते थे, विनोद से, मस्ती से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, जैसे हम एक दूसरे को पीठ में मारते हैं, ठोकते हैं, पीठ पे टप टप वो करते हैं, हाथ मिलाते हैं, इस तरह से जैसे हम खुश होते हैं तो करते हैं, वैसी ही घनिष्ठता दोस्तों में जो थी वैसे तो सींग मिलाते थे, एक दूसरे को चूमते थे, चाटते थे, इस तरह से वो अपना भाव प्रकट करते थे। ये देखिए अब यहाँ है इसके इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जिसमें आत्मीयता नहीं है, जब जिस मित्रता में घनिष्ठता नहीं है, वो अविश्वास का कारण बन जाता है। तो घनिष्ठ हो जाने से फिर विश्वास किया जा सकता है, इसलिए उनमें इस तरह की दोस्ती थी। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी। चेष्टा यानी कोशिश, प्रयास, है ना। तो ये जब गर्दन हिला हिला कर चलते थे, जब इनके ऊपर जो है हल या गाड़ी जोत दिया जाता है, यानी इनके ऊपर रख दिया जाता था भार गाड़ी का या हल का, उस वक्त एक ही चेष्टा यानी उन दोनों का एक ही प्रयास होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर, यानी दोनों ही बैल जो है, हीरा और मोती, यही प्रयास करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भार है वो खुद में आए, ताकि मोती सोचता था मुझ में आए, हीरा सोचता था मुझ में आए। मोती सोचता था ये मुझ में आएगा तो उसको आराम हो जाएगा, और हीरा सोचता था ये भार अगर पूरा मुझ में आ जाए तो मोती को आराम हो जाए। इस तरह से उन दोनों में बहुत आत्मीयता थी, तो एक दूसरे का ध्यान रखते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, यानी एक दूसरे को सब माने आत्मीयत प्रदर्शन करते थे और अपनी थकान इस तरह मिटाते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठ, नाद यानी इनका खली भूसा इनको खाने के लिए दिया जाता है, वैसा वो एक बनाया जाता है, से थोड़े से जगह को घेर कर इस उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए एक स्थान होता है, उसको नाद कहते हैं। तो उसमें खली भूसा झूरी डाल देता था। तो नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, दोनों साथ साथ खाते थे, एक खा के खत्म कर देता तो दूसरा भी बंद कर देता था। अब आगे देखिए, संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें संयोग की बात, जूरी ने एक बार बेच दिया, तो बैलों को ये नहीं पता था कि हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी दोनों बैलों को घर तक, झूरी का जो साला था, झूरी का साला माने झूरी की पत्नी का भाई, उसका साला भाई है ना, रिलेटिव है तो साला कहते हैं, है ना, ब्रदर इन लॉ, इंग्लिश में अगर बोले तो ब्रदर इन लॉ। तो झूरी के साले गया को घर तक गोई यानी दोनों दोनों बैलों को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। देखिए मुहावरा है, दांतों पसीना आया है, बहुत अधिक परेशानी हो जाना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़ कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, यानी कि सामने से जो रस्सी बंधी वो खींचता तो वो पीछे की ओर जोर लगाते थे। और जब उनको हाँकते थे, यानी कि पीछे से हाँकता था कि आगे चल तो लेफ्ट राइट यानी दाएं बाएं भागने लगते थे। मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते, और जब वो मारता, देखिए यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पे, माता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। उनके पास वाणी नहीं थी, तो इसलिए अगर लेखक ऐसा अंदाज करते हैं कि अगर उनके पास वाणी होती तो वो पूछते कि हमें कि पूछी कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे, झूरी से पूछते, क्योंकि वो झूरी के पास बहुत प्रसन्न थे, खुश थे।
और वो कहीं और जाना नहीं चाहते थे। तो लेखक अंदाज कर लगा रहे हैं कि वो अगर झूरी उनके पास वाणी होती तो वो झूरी से ज़रूर पूछते कि तुम हमें क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, मतलब वो और अधिक काम लेने के लिए भी तैयार होते, ऐसा वो अंदाज लगा रहे कि वो ऐसा कहते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। यानी वो देखिए यहाँ पर है, ये देखिए, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो लेखक अंदाज कर लगा रहे हैं कि ऐसा सोच रहे हैं कि अगर उनके पास वाणी होती तो जिस तरह से वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे गया के सामने, उससे लेखक अंदाज लगाते हैं कि अगर इनके पास वाणी होती तो वो पूछते कि तुम हमें क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हें सेवा, मैंने जैसा तुमने कहा वैसा हमने काम किया, तुम्हारी पूरी सेवा की। अगर हमारी मेहनत कम थी तो तुम हमसे और मेहनत लेते। तुम्हारी सेवा करते करते हमें मरना कबूल था। हमने कभी और दाने चारे की हमने कभी शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया हम चुपचाप खा लिए। फिर इस जालिम यानी कि इस दुष्ट व्यक्ति के हाथ हमें क्यों जाने को क्यों बेच दिया, क्यों जाने को कह रहे, ऐसा वो कहते। आगे देखिए, संध्या समय, देखिए यहाँ से है, ये देखिए संध्या समय है ना, ध्यान रखिएगा। संध्या समय दोनों बैल अपने एक नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। जब वो संध्या समय अपने माने गया के घर पहुंचे तो दिन भर के भूखे भूखे थे। तो नाद में उनको माने वहाँ बांधा गया और उनको चारा डाला गया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। उनका मन भारी हो रहा था, दिल दुखी हो रहा था। वो अपने घर, जो अपना घर समझ रहे थे, वो तो उनसे छूट गया। और अब नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें अपने बेगाने लग रहे थे, अपने नहीं लग रहे थे।